बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, वेकअप टाइम, जाग जाइए। आवाज आ रही है? तस्वीर आ रही है? ओके गुड। तो कल की क्लास में हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कल से मुराद जो लास्ट क्लास हमने ली थी। एंड इन दिस इक्वेशन आपको दो तीन इंपॉर्टेंट बातों पे गौर करना होगा कि जो इक्वेशन हासिल हुई है इसका मतलब क्या है। हमने ये इक्वेशन बनाई है फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और कौन सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां से गुजर रहा है? पासिंग थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस। और ये बात समझने की जरूरत है कि स्फेरिकल सरफेस मींस क्लोज्ड सरफेस। क्लोज स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस क्लोज्ड होता है, तो एक ओपन सरफेस होता है, एक क्लोज सरफेस होता है। जैसे कोई भी नॉर्मल आप इस व्हाइट बोर्ड को ले लें, ये ओपन सरफेस है, ठीक है, ये एक ओपन सरफेस है। लेकिन अगर आप एक स्फीयर को लें तो दैट्स अ क्लोज सरफेस। अगर आप रेक्टेंगुलर ब्लॉक को लें तो वो एक क्लोज सरफेस है, और अगर आप रेक्टेंगल को लें तो वो ओपन सरफेस है, ठीक है। तो स्फेरिकल सरफेस मींस क्लोज स्फेरिकल सरफेस। और वो स्फेरिकल सरफेस जो एक क्लोज सरफेस है वो कहां है? प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम किया पासिंग थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस व्हिच इज अ क्लोज सरफेस of spherical shape and that is present in an electric field। और वो फ्लक्स किसके बराबर हुआ, किसके बराबर साबित हुआ? अरीबा गुलजार बताएंगी। सर कल मैंने क्लास नहीं ली थी, लाइट नहीं थी। ओके, आज तो लाइट आ गई? जी आज आ गई। ठीक है, तो अब गौर से सुनिए वरना आज होते हुए भी जी क्लास नहीं लेंगी आप, ठीक है। तो सॉरी सॉरी। अटेंटिव, कल की क्लास ना लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज की क्लास में अटेंटिव रहेंगे तो कल की भी कुछ बातें समझ आ जाएंगी, ठीक है। और जब भी क्लास ना लें या कोई प्रॉब्लम हो तो कम से जी कम आप सर को, सर फजील को मैसेज किया करें ताकि वो आपको रिकॉर्डिंग भेज दें और आप उस रिकॉर्डिंग को अटेंड करके आए। तो अगली क्लास में आने का फायदा नहीं है, और अगली क्लास में आएंगे तो ऐसे डिस्टर्ब रहेंगे क्योंकि पिछली क्लास अटेंड नहीं की होगी। तो अगर समझ में आ भी रहा होगा तो नहीं आएगा, क्योंकि हमें माइंड हमारा पीछे से कह रहा होगा हमने पिछली क्लास नहीं ली है लिहाजा में आज का समझ नहीं आएगा। तो हम खुद ही समझते हैं कि हमें समझ नहीं आएगा, हालांकि कोशिश करें तो समझ में आएगा। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग आपको देख के आनी चाहिए व्हेनेवर यू मिस द क्लास फॉर सम रीजन। ओके, खैर, तो ओके सर। ये फ्लक्स बराबर है किसके? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस। किस शक्ल का क्लोज सरफेस? स्फेरिकल। कहां प्रेजेंट है? इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। वो चार्ज कहां है? स्फीयर के अंदर। लेकिन स्फीयर के अंदर कहां है? एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक आइसोलेटेड इकलौता चार्ज अगर हो एक स्फीयर के अंदर और उसके सेंटर पर मौजूद हो तो फिर स्फीयर से गुजरने वाला फ्लक्स हम मालूम कर सकते हैं। तो गौर फरमाने ये कि यहाँ पर गौर फरमाने की जरूरत ये है कि देखिए फ्लक्स की एक इक्वेशन हम पहले पढ़कर आए थे, ई डॉट डेल्टा ए। अब इस इक्वेशन की खास बात क्या थी कि ये किसी भी सरफेस पे अप्लाई हो सकता है, ओपन हो या क्लोज हो, लेकिन हैड टू बी वेरी वेरी स्मॉल सरफेस। वो वेरी स्मॉल के लिए था। फिर उस वेरी स्मॉल वाले फ्लक्स का मसला हल किया हमने, एक लार्ज सरफेस के लिए फ्लक्स की इक्वेशन बना ली है। लेकिन इसकी भी शराइत बहुत सख्त है। इट हैज कंडीशंस। नंबर वन, इट हैज टू बी अ क्लोज सरफेस। नंबर टू, इट हैज टू बी स्फेरिकल इन शेप, क्योंकि हमने स्फीयर के लिए पढ़ा था, किसी और शेप के लिए नहीं पढ़ा। नंबर थ्री, इट हैज टू बी प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर फोर, इट हैज टू बी एन आइसोलेटेड चार्ज, अकेला चार्ज, सिंगल चार्ज होना चाहिए। बहुत सारे चार्ज होंगे तो हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं है। और नंबर फाइव, द चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अगर वो सेंटर ऑफ द स्फीयर पे चार्ज नहीं है, कहीं और वाक़ है, तो हमारी इक्वेशन वैलिड नहीं है। समझ आ रही है कहानी? आज की क्लास में हम अपनी इस छोटी इक्वेशन को, जिसमें इतनी सारी शराइत हैं,
इसकी मदद से हम एक बड़ी इक्वेशन बनाएंगे, एक ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जो कम शराइत पर, मिनिमम शराइत पर भी हमें फ्लक्स की वैल्यू दे दे। ठीक है, देखिए सपोज there is a closed surface of any shape, सरफेस का नाम भी रख लेते हैं x. Suppose there is a closed surface x of any shape present in an electric field. Suppose there is a closed surface x of any shape present in an electric field. तो हमने जो पिछली इक्वेशन थी उसमें और इसमें क्या फर्क है? आज की इक्वेशन में हमने पहली बगावत क्या की है शराइत से, वहां शर्त थी क्लोज सरफेस किस शक्ल का हो, स्फेरिकल, और आज हमने क्या कहा, हम क्या ले रहे हैं, क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप। तो पहली बगावत हमने ये कर दी। So suppose there is a closed surface x of any shape present in an electric field. Suppose there are several charges. Suppose there are several charges Q1, Q2, Q3, Qn, n नंबर होते हैं ना, n, Q1, Q2, Q3, Qn, etc. inside the surface x. So suppose there are several charges Q1, Q2, Q3, Qn, etc. inside the surface x. तो हमने दूसरी बगावत क्या की, सिंगल चार्ज के बजाय सेवरल चार्जेस ले लिए, और सिंगल चार्ज तो सेंटर पे था, सेवरल चार्जेस कहीं भी हो सकते हैं। तो अब हम एक ज्यादा ब्रॉड सिचुएशन को डील कर रहे हैं, क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप, किसी भी शक्ल का, अजीबोगरीब शक्ल का, रेक्टेंगुलर ब्लॉक, क्यूबिकल और एनी इरेगुलर शेप का एक क्लोज सरफेस ले लिया, और उसके अंदर सेवरल चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1, एक चार्ज Q2, एक चार्ज Q3, एक चार्ज Qn। कहानी समझ आ रही है? कैन यू इमेजिन दिस? इमेजिनेशन में आ रहा है, इरेगुलर सरफेस और अंदर चार्जेस बंद है। ठीक है, मैं आपकी आसानी के लिए बताता हूं, आपको दिखाता हूं। देखिए, जैसे ये एक इरेगुलर सरफेस है, ये क्लोज सरफेस लग रहा है आपको कहीं से? ठीक है, बंद है। देखिए ये प्लास्टिक का है वैसे ही मेरे लिए, लेकिन वैसे ये क्लोज सरफेस है चारों तरफ से, और इसके अंदर चार्जेस भी हैं। कैन यू सी द चार्जेस? और से देखें, नजर आ रहे हैं चार्जेस? पता नहीं किसको नजर आ रहे, मुझे तो नहीं आ रहे। अब आए नजर? ठीक है, तो जो लाइटें जल रही हैं आपके लिए मैंने ये स्पेशल अरेंजमेंट किया है। ये जो लाइटें जल रही है चार्जेस हैं, और ये चार्जेस जो है इनमें से लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही है। ये जो रोशनी है, ये जो शुआएं हैं, ये लाइन ऑफ फोर्सेस है। समझ आ रही है बात? तो यू हैव अ क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप, और उसके अंदर देयर आर सेवरल चार्जेस। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो? और अब ये लाइटें डिस्को कर रही है, तो खैर चार्जेस नहीं करते, आपको इंटरटेनमेंट के लिए दिखाया था जी। तो ये तमाम जो चार्जेस हैं, इनमें से हर चार्ज की वो होगी क्या, आखिरी ख्वाहिश? नहीं, आखिरी ख्वाहिश तो इंसानों की होती है। इन सब की वो होगी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सीलेंट, हर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम वो बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिखाने के लिए हम बनाते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स,
तो इन सब चार्जेस की वजह से लाइंस ऑफ फोर्स भी प्रोड्यूस हो रहे होंगे और वो सारे लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रहे होंगे इस क्लोज सरफेस से, इस सरफेस को क्रॉस कर रहे होंगे, इससे बाहर आ रहे होंगे, तो वो लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस से गुजर रहे होंगे एंड टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड, total number of lines of force passing through surface is called electric flux. ठीक, तो इसका मतलब इस इरेगुलर सरफेस से फ्लक्स गुजर रहा है और हम ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि इस इरेगुलर सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है. We need to find out the equation for the electric flux passing through this surface. ये जो सरफेस है इरेगुलर शेप का, इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं, हर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर फील्ड की स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ को इंटेंसिटी कहते हैं, इंटेंसिटी दिखाने के लिए लाइंस ऑफ फोर्स बनाते हैं, तो हर चार्ज की वजह से लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे, वो लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस से गुजर रहे होंगे, तो इस सरफेस से एक फ्लक्स गुजर रहा होगा एंड वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस. तो क्या हम इस सिचुएशन पर ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं? Yes or no? क्या हम इस सिचुएशन में ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड द फ्लक्स? Yes or no? No. Good. तो मेजॉरिटी कह रही है नो. क्यों? क्योंकि इसकी तो शराइत है और वो शराइत यहां पूरी नहीं हो रही, साफ नजर आ रहा है कि नहीं हो रही बिल्कुल. तो चले कोई बात नहीं, इक्वेशन तो यही है हमारे पास, कोई और इक्वेशन है भी नहीं, मजबूरी है, तो ऐसे ही खेलते हैं, इसको छोड़ें. सरफेस इतना इरेगुलर सरफेस वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा, अजीब सा लग रहा है और ये इतने सारे चार्जेस कंफ्यूज कर रहे हैं. लेट्स फॉरगेट, हम ऐसे ही इस इक्वेशन से खेलते हैं. तो ऐसा करते हैं कि हम इस इक्वेशन से खेलते हैं और हम ऐसा करते हैं कि ये एक चार्ज है Q1, इसके गिर्द एक स्फीयर बनाते हैं. Such that Q1 lies at its center. सादिया खुर्रम समझ आ रहा है? सादिया खुर्रम को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? जी सर आ रहा है. ओके गुड. तो ये आप और साथ में किसको समझा रही हैं? ये इसकी चार्जेस हम तो आपने दिए नहीं है, ये दो लोगों को एक साथ पढ़वा रही हैं आप, ये तो गलत बात है. हमारी आवाज आपको पता है, हर एक को हमने सुनने की इजाजत दी थी, ये बड़ी खास आवाज है. तो ये जितने लोगों को हमने रजिस्टर किया खाली उनके लिए अलाउड है. ये बीच में आप किसको बुला के मेरी आवाज सुना रही है, ये तो अच्छी बात नहीं जी. तो वापस आते हैं. तो बहरहाल मजाक कर रहा हूं, जिसको चाहे सुनाए, लेकिन खुद तो सुने. खुद इधर उधर देखते रहेंगे तो पढ़ेंगे कैसे जी. तो Q1 के गिर्द हमने एक स्फीयर बना दिया, Q1 उसके सेंटर पे, और ये जो Q1 है इसके लाइंस ऑफ फोर्स होंगे, क्योंकि ये आइसोलेटेड चार्ज है स्फीयर के लिए, तो आइसोलेटेड चार्ज की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होती है उसके लाइंस ऑफ फोर्स बनाने आपको आते हैं या भूल गए? ठीक है, तो ये एक स्फीयर है, इसके सेंटर पर एक चार्ज है, इसकी वजह से जो लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट होंगे, जो फ्लक्स जनरेट होगा, वो हमने ड्रॉ कर दिया. अब सब कुछ भूल जाएं, इरेगुलर सरफेस को भूल जाएं, बाकी सारे चार्जेस को भूल जाएं, जस्ट फोकस ऑन वन चार्ज, और उस चार्ज का नाम है Q1, और वो Q1 है इस स्फीयर के सेंटर पे. ये जो स्फीयर बनाया हमने, इसके सेंटर पे चार्ज है Q1. अब मुझे बताइए कि क्या इस स्फीयर से गुजरने वाला फ्लक्स हम मालूम कर सकते हैं? क्या इस स्फीयर से गुजरने वाला फ्लक्स हम इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं? यस और नो? यस. क्यों? क्योंकि सारी शराइत पूरी कर रहा है ये. इट इज a spherical surface present in an electric field, और दूसरे इसके साथ जो चार्ज है वो सेंटर पर है, इसके अकेला चार्ज है. तो यस, Q1 की वजह से इस स्फीयर से गुजरने वाला फ्लक्स हम मालूम कर सकते हैं. अगर हमने उस फ्लक्स का नाम φ1 रखा है तो वो φ1 किसके बराबर होगा? इसके मुताबिक वो किसके बराबर होगा? नीचे आएगा एप्सिलॉन नॉट और ऊपर आएगा सोर्स चार्ज. वो कौन है? वो है Q1. आर यू विद मी? ठीक, यहां तक लिख ले. नई लाइन से लिखिए. Imagine a sphere with Q1 at its center.
Imagine a sphere with Q1 at its center such that imagine a sphere with Q1 at its center such that the sphere lies wholly within the surface X. Such that the sphere lies wholly within the surface X. The electric flux passing through the sphere due to Q1 is the electric flux passing through the sphere due to Q1 is क्या इक्वेशन आपके पास मौजूद phi1 is equal to Q1 upon epsilon naught. Phi1 is equal to Q1 upon epsilon naught. ठीक है, अब अगर हमें ये बात समझ आ गई है तो अब थोड़ी देर के लिए इस इर्रेगुलर सरफेस को वापस इमेजिन करें। ये जो इर्रेगुलर सरफेस है इसमें से जो फ्लक्स गुजर रहा है, ये जो इर्रेगुलर सरफेस है इसमें से जो फ्लक्स गुजर रहा है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? सारे चार्जेस की वजह से, यानी Q1 की वजह से और Q2 की वजह से और Q3 की वजह से और जितने भी चार्जेस हैं यानी Qn की वजह से। तो इस एक्स सरफेस से गुजरने वाला जो टोटल फ्लक्स है उसमें कंट्रीब्यूशन आ रहा है, उसमें हिस्सा आ रहा है, उसमें चंदा डाल रहे हैं, तो वो चंदे से टोटल फ्लक्स बना। और वो चंदा कौन दे रहा है? वो Q1 दे रहा है और वो Q2 दे रहा है और वो Q3 दे रहा है और वो Qn दे रहा है। आप लोगों को समझ आ रहा है? चंदा आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये सारे चार्जेस इसको कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं फ्लक्स का। तो Q1 का कंट्रीब्यूशन फॉर द सरफेस एक्स, Q2 का कंट्रीब्यूशन, Q3 का कंट्रीब्यूशन, Qn का कंट्रीब्यूशन। अब एक और सवाल, और वही आज की पूरी डेरिवेशन का मरकजी ख्याल है। Q1 की वजह से सरफेस एक्स से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, इस पे गौर करना। तो पहले ये बताइए कि Q1 की वजह से जितने लाइंस ऑफ फोर्स इस स्फीयर से गुजर रहे हैं, स्फीयर से जितने लाइंस ऑफ फोर्स इस स्फीयर से गुजर रहे हैं, जिसकी हमने इक्वेशन भी लिखी है, तो Q1 की वजह से जितने लाइंस ऑफ फोर्स इस स्फीयर से गुजर रहे हैं, Q1 की वजह से सरफेस एक्स से जो लाइंस ऑफ फोर्स गुजरेंगे वो इन लाइंस ऑफ फोर्स से कम होंगे या ज्यादा होंगे? कम होंगे या ज्यादा होंगे या बराबर होंगे? कम होंगे, ज्यादा होंगे या बराबर होंगे? सरफेस एक्स के टोटल लाइंस ऑफ फोर्स की मुझे फिक्र नहीं है, इधर से कितना चंदा आ रहा है, इधर से कितना आ रहा है, इधर से कितना आ रहा है, मुझे फिक्र नहीं है। मुझे ये जानना है कि सरफेस एक्स से Q1 की वजह से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो उसके लिए सवाल ये पूछा गया है कि Q1 का जो कंट्रीब्यूशन है वो स्फीयर से गुजरा और स्फीयर के बाद सरफेस एक्स से गुजरा, तो Q1 की वजह से जितने लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस एक्स से गुजर रहे हैं, क्या इस स्फीयर से गुजरने वाले लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा हैं
या इस स्फीयर से गुजरने वाले लाइंस ऑफ फोर्स कम है या बराबर है। यानी कि सवाल फिर दोहराता हूं कि सरफेस एक्स से गुजर रहे हैं Q1 की वजह से, टोटल गुजर रहे हैं 1000 लाइंस ऑफ फोर्स, लेकिन Q1 की वजह से 100 आ रहे हैं। तो सरफेस एक्स से Q1 की वजह से 100 लाइंस ऑफ फोर्स गुजरे, सरफेस स्फेरिकल सरफेस से Q1 की वजह से लाइंस ऑफ फोर्स कितने गुजर रहे होंगे। सरफेस एक्स तक Q1 की वजह से 100 लाइंस ऑफ फोर्स गुजरे, तो इस स्फीयर से कितने गुजर रहे होंगे, 100 से कम, 100 से ज्यादा या 100। एक्सेलेंट, मेजॉरिटी इज सेइंग 100, यानी जितने लाइंस ऑफ फोर्स देखिए जनरेट हो रहे हैं, ये समझ लीजिए कि कब ये लाइंस ऑफ फोर्स, पहली बात अगर कोई ये कहे कि Q1 की वजह से स्फीयर से लाइंस ऑफ फोर्स कम गुजर रहे हैं और सरफेस एक्स से ज्यादा गुजर रहे हैं, ऐसा कोई है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर यहां से 100 प्रोड्यूस हुए लाइंस ऑफ फोर्स, 100 ओरिजिनेट हुए हैं, तो यहां से 100 गुजरे तो यहां से 200 तो नहीं गुजर सकते ना Q1 की वजह से, बाकी के तो आ जाएंगे, लेकिन Q1 की वजह से तो एक्सेस नहीं हो गए ना, रास्ते में लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रोड्यूस तो नहीं कर रहे ना, तो जितने लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट किए इधर से उतने ही पहुंचेंगे। तो पहली बात तो तय हो गई कि Q1 की वजह से जो लाइंस ऑफ फोर्स स्फीयर से गुजरेंगे एक्स से उससे ज्यादा नहीं गुजर सकते। अब दूसरी बात ये कि जो लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट हुए स्फीयर से गुजरे फॉर एग्जांपल 100, तो एक्स से 100 से कम हो सकते हैं, शायद कोई रास्ते में मर जाए बेचारा, कोई पहुंच ही ना सके वहां तक। यस इट इज पॉसिबल, लेकिन जब पॉसिबल होगा कि इसका मतलब फिर ये सरफेस इसकी फील्ड में ही नहीं है, जबकि हम तय करके आए कि ये सरफेस कहां मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो एज लॉन्ग एज द सरफेस इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1, तो जो ओरिजिनेट हुआ है लाइन ऑफ फोर्स यहां से वो वहां भी पहुंचेगा। तो अगर यहां से 100 गुजर रहे हैं तो यहां से 105 नहीं गुजर सकते, अगर यहां से 100 गुजर रहे हैं तो यहां से 99 गुजर सकते हैं, बशर्ते कि ये फील्ड से बाहर निकल जाए कोई हिस्सा। हम कह रहे हैं नहीं, ये पूरा फील्ड के अंदर है, तो अगर ये पूरा फील्ड के अंदर है तो अगर यहां से 100 गुजरे हैं तो सरफेस एस की वजह से Q1 की वजह से सरफेस X से गुजरने वाले लाइन ऑफ फोर्स भी 100 होंगे। तो द समरी ऑफ दिस डिस्कशन इज दैट द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस X, और से सुनिएगा, द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस X ड्यू टू Q1 is equal to the flux passing through the sphere। इसकी वजह से X से कितना फ्लक्स गुजरेगा, उतना ही गुजरेगा जितना इसकी वजह से स्फीयर से गुजरा। और ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है कि स्फीयर से गुजरने वाला फ्लक्स हम निकाल चुके हैं कि Q1 की वजह से स्फीयर से कितना गुजरेगा वो हमने निकाल लिया। अब Q1 की वजह से इससे कितना गुजरेगा, हमारी अकल ये बता रही है उतना ही गुजरेगा जितना इससे गुजरा है, लिहाजा सरफेस एक्स से Q1 का कंट्रीब्यूशन वही होगा जो आपने ऑलरेडी निकाला है। तो दैट इज योर नेक्स्ट सेंटेंस। लिखिए, दोबारा सोचिएगा, फिर बताइएगा समझ आया नहीं आया। आगे लिखिए, द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस एक्स ड्यू टू Q1, the flux passing through the surface X due to Q1 is equal to the flux passing through the sphere। सादिया आप लिख नहीं रही हैं, क्लास के साथ साथ लिखिए, इंपॉर्टेंट होता है। सादिया खुरम कुछ कह रही। सर मेरा बीच में से थोड़ा सा मिस हो गया नेट इशू की वजह से। कोई बात नहीं, अब लिखना जो है लिखवा तो है, अभी तो आप हाजिर है ना, ठीक है, तो जिस जगह हाजिर है वो भी मिस ना करें ना। द फ्लक्स पासिंग through the surface X due to Q1 is equal to the flux passing through the sphere। Hence
the flux passing through the surface X due to Q1 will be. Hence, the flux passing through the surface X due to Q1 will be. और will be के बाद इक्वेशन लिखेंगे वही जो पहले लिखी थी दोबारा. phi1 is equal to Q1 upon epsilon naught. phi1 is equal to Q1 upon epsilon naught. तो हमारी अब तक की डेरिवेशन सिर्फ दो मेजर पॉइंट्स पर बेस कर रही है. पहला मेजर पॉइंट के इस स्फीयर से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा. इस इक्वेशन को अप्लाई कर दिया आपने, ये समझ आ गया सबको. क्यों अप्लाई हो इक्वेशन इस स्फीयर पे, ये भी सबको क्लियर है. लिहाजा हमने ये बात बना ली. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि Q1 का एक कंट्रीब्यूशन है X में, फ्लक्स थ्रू X में. Q2 का भी एक कंट्रीब्यूशन होगा, Q3 का भी होगा. तो Q1 का कंट्रीब्यूशन जो सरफेस X को मिल रहा है वो वही है जो स्फीयर से गुजर कर आ रहा है. लिहाजा जो फ्लक्स स्फीयर से गुजरेगा Q1 की वजह से वही उसका कंट्रीब्यूशन है X के लिए. लिहाजा जो इक्वेशन इस फ्लक्स के लिए बनी है वो X से गुजरने वाला फ्लक्स ड्यू टू Q1 उतना ही होगा और वो है क्या, phi1 is equal to Q1 upon epsilon. अब इसी मिसाल को आगे बढ़ाते हैं. जैसे हमने Q1 को माना था, बाकी को भूल गए थे. अब आप बाकी को भूल जाएं और Q2 को सेंटर पे रखते हुए एक स्फीयर बना लें. उससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, वो स्फीयर है, उसके सेंटर पे इकलौता चार्ज है. लिहाजा इक्वेशन अप्लाई हो जाएगी. और जब ये इक्वेशन Q2 पे अप्लाई होगी तो phi2 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्फीयर ड्यू टू Q1 विल बी इक्वल टू क्या, यस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट. एग्री. और यही वो फ्लक्स होगा जो इस स्फीयर से गुजर रहा है और यही वो फ्लक्स होगा जो Q2 का कंट्रीब्यूशन है for the flux passing through the surface X. तो Q2 का कंट्रीब्यूशन सरफेस X से चाहिए तो वो कितना होगा, जितना इस स्फीयर से गुजरा वो कितना होगा, Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो जो बात हमने Q1 के लिए पढ़ी थी वही Q2 पे अप्लाई हो जाएगी और फिर वही Q3 पे अप्लाई हो जाएगी. सही. तो आगे लिखिए. सिमिलरली द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस X due to Q2 the flux passing through the surface X due to Q2 will be क्या, the flux passing through the surface X due to Q2 will be equation phi2 is equal to Q2 upon epsilon naught. Phi2 is equal to Q2 upon epsilon naught. जो लोग हाजिर नहीं है उनको कहूंगा कि जरा जाग जाएं, क्योंकि अगर जागेंगे नहीं तो अभी आपने Q2 को जो है ना ये लिखा होगा. The flux passing through the surface X due to Q2 है, कितना Q2 है ना. तो जो जाग रहे होंगे उन्हें पता होगा इस Q2 का क्या मतलब है. ये वाला Q2 नहीं लिखवाया हमने, ये वाला Q2 लिखवाया. सिमिलरली अब जैसे phi1 समझ आ गया, phi2 समझ आ गया, तो अब बाकी सबके लिए यही होगा. सिमिलरली phi3 इज इक्वल टू Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और फिर डैश 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 phi n इज इक्वल टू Q
n upon epsilon naught. phi n is equal to qn upon epsilon naught. जैसे phi 1 का कंट्रीब्यूशन आ गया Q1 का, ऐसे ही Q2 का कंट्रीब्यूशन आ गया, ऐसे ही Q3 का कंट्रीब्यूशन आ गया, ऐसे ही Qn का कंट्रीब्यूशन आ गया। तो हम सारे चार्जेस का अलग अलग कंट्रीब्यूशन हमने निकाल लिया। phi 3 is equal to Q3 upon epsilon naught dash 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 phi n is equal to Qn upon epsilon naught। तो अब आपको पता लग गया कि सरफेस एक्स से जो टोटल फ्लक्स गुजर रहा है उसका कंट्रीब्यूशन कितना कितना कहां से आ रहा है। तो आपने इसका कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, आपने इसका कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, इसका निकाल लिया, जितने भी चार्जेस है सबका निकाल लिया, आखिर में आपने कहा Qn का भी निकाल लिया। तो जब ये सारे फ्लक्सेस अलग अलग आ गए तो अब सरफेस एक्स से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना होगा, इन सबको ऐड करना होगा। एक्सेलेंट। तो हमें ये सारे टोटल फ्लक्स निकालने के लिए, यानी कि सरफेस एक्स से गुजरने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3 प्लस डैश 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 प्लस phi n। लिख लीजिए, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the surface x will be, the total electric flux passing through surface x will be the total electric flux passing through surface x will be the sum of all these fluxes, will be the sum of all these fluxes, that is, यानी क्या होगा, that is equation phi E is equal to phi E is equal to phi 1 plus phi 2 plus phi 3 plus dash 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 plus phi n। हमारी आवाज आ रही है? गुड। वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस डैश 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 प्लस Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q1 upon epsilon naught plus Q2 upon epsilon naught plus Q3 upon epsilon naught plus dash 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 plus Qn upon epsilon naught। कुछ कॉमन आएगा क्या? एक्सेलेंट। 1 upon epsilon naught कॉमन आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू क्या, 1 upon epsilon naught और ब्रैकेट में आ जाएगा Q1 plus Q2 plus Q3 plus dash 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 plus Qn। 1 upon epsilon naught कॉमन ले लीजिए और बाकी ब्रैकेट में सारे चार्जेस का सम आ जाएगा। अब ये क्या चीज है, ये जो अभी आपके पास इक्वेशन में आई है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश 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 प्लस Qn, ये क्या चीज है? इन सारे चार्जेस का सम, नेट चार्ज। कौन सा नेट चार्ज? ये सारे चार्जेस का नेट चार्ज। कौन सा नेट चार्ज? जो कहां बंद है, सरफेस एक्स में। तो ये वो नेट चार्ज है जो इस सरफेस एक्स पे बंद है। तो दिस इज, इसको हम नेट चार्ज को एक चार्ज से कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं।
तो हम कह सकते हैं कि ये सारे चार्जेस का सम दरअसल Q के बराबर है। और Q क्या है? Q क्या है? नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस X। एग्रीड? लिखिए, सिंस, अब ये इक्वेशन में लिखेंगे, आधी इक्वेशन नंबर्स में होगी, फिगर्स में, और आधी इक्वेशन वर्ड्स में होगी। सिंस कैपिटल Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश 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 प्लस Qn इज इक्वल टू नेट चार्ज enclosed by surface X is equal to net charge enclosed by surface X. Capital Q is equal to all these charges is equal to net charge enclosed by surface X. Therefore, phi E is equal to क्या? इन सब की जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल Q आ जाएगा। तो therefore phi E is equal to क्या? कैपिटल Q upon epsilon naught. Therefore phi E is equal to capital Q upon epsilon naught. देखा आपने? तो उस दिन भी यही इक्वेशन निकाली थी हमने। क्या थी उस दिन इक्वेशन? phi E is equal to Q upon epsilon naught. आज भी वही इक्वेशन है, phi E is equal to Q upon epsilon naught. कोई फर्क है दोनों में? क्या? वहां स्मॉल Q था, यहां लार्ज कैपिटल Q है। इस स्मॉल और उस कैपिटल Q में कोई फर्क है क्या? ये था सिंगल चार्ज, आइसोलेटेड चार्ज, और ये है नेट चार्ज, बहुत सारे चार्जेस का नेट। दूसरा फर्क वो था चार्ज इनक्लोज एट द सेंटर, और यहां पर कोई सेंटर की शर्त नहीं है, कहीं भी हो, सरफेस के अंदर हो, तो नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। तो ये पहला बड़ा फर्क आ गया उस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में। दैट वाज वैलिड व्हेन इट वाज अ सिंगल आइसोलेटेड चार्ज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। दिस इज वैलिड फॉर एनी नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट एनीवेयर इनसाइड द सरफेस। बस सरफेस के अंदर हो, कहीं भी हो, जितने भी चार्जेस हो, उनका नेट निकालिए, वैल्यू रखिए, एंड यू गेट द आंसर ऑफ I। दूसरी बात, इस फ्लक्स में और इस फ्लक्स में कोई फर्क है? ये था टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कैसा क्लोज सरफेस, स्फेरिकल शेप, और ये है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कैसा क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप। तो यहां स्फेरिकल होना जरूरी था, यहां स्फेरिकल होना जरूरी नहीं रहा। इट कैन बी क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप। तो नाउ लेट्स रीड द इक्वेशन, लेट्स रीड द इक्वेशन। वो इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं, आज ये इक्वेशन पढ़नी है, आज आपके लिए आसान होना चाहिए। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? टोटल electric flux passing through a closed surface of spherical shape. No, closed surface of any shape present in an electric field. Excellent, ठीक है। अब मैं चाहूंगा, आधा मैंने हेल्प कर दिया, मैं चाहूंगा कोई स्टूडेंट बताए मुझे पूरी स्टेटमेंट। Who would do it? Raise your hand digitally, quick. Sir, मैं सुनाऊं? जी। The total electric flux passing through the closed surface of any shape is equal to the magnitude of net charge enclosed by the surface X and divided by permittivity of free space. ब्रिलियंट, लेकिन थोड़ा सा कमी रह गई है, थोड़ा सा आपने चाट मसाला कम डाला है। एनीवन एल्स?
उमैमा शफीक, जब आप खुद नहीं रेज करेंगे हैंड तो फिर हम आपसे पूछेंगे नाम लेके। जी उमैमा शफीक। नहीं अभी अनम्यूट नहीं हुई, उमैमा शफीक को अनम्यूट कर दे सर। शफीक हो गया? मैम आप भी अनम्यूट करें खुद को। हाँ यस। The total electric surface, the total electric flux, sir आवाज आ रही? यस यस एक्सीलेंट। Total electric flux passing through a closed surface of any shape in an electric field is एक्सीलेंट। equal to the net charge enclosed by surface and divided by permittivity of free space. 100 आउट ऑफ 100, वेरी गुड। ये इनक्लोज इन प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भूल गई थी आप नायला जब आप बता रही थी, बाकी सब सही था। ओके लेट्स ऑल राइट इट डाउन। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, the total electric flux passing through a closed surface of any shape present in an electric field. The total electric flux passing through a closed surface of any shape present in an electric field is equal to the net charge enclosed by the surface is equal to the net charge enclosed by the surface divided by permittivity of free space, divided by permittivity of free space. दोबारा सुन लीजिए। The total electric flux passing through a closed surface of any shape present in an electric field is equal to the net charge enclosed by the surface divided by permittivity of free space. और ये जो सरफेस है जिसके बारे में आपने ये सब कुछ लिखा, इसको गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। और ये जो स्टेटमेंट आपने अभी अभी लिखी है इसको इन्वर्टेड कॉमास में कर लीजिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट है गॉसेस लॉ की। इसे इन्वर्टेड कॉमास में कर लीजिए क्योंकि ये स्टेटमेंट है गॉसेस लॉ की। और आज का जो टॉपिक था हमारा उसकी हेडिंग है गॉसेस लॉ, एंड व्हाट यू हैव जस्ट रिटन इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस लॉ। तो आखिर में आप लिख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमास के बाद this is the statement of Gauss's law. This is the statement of Gauss's law. और जो कुछ हमने आज किया है, जो डेरिवेशन हमने की है, that is considered as the proof of Gauss's law या explanation of Gauss's law. तो इम्तिहान में सवाल आएगा state and prove Gauss's law या state and explain Gauss's law, तो आपको यही सारी डेरिवेशन लिखनी है जो आपने आज लिखी है, ठीक है। और स्टेटमेंट एंड पर लिखी है हमने। और जिस सरफेस की हमने बात की है आज, उसकी तीन खासियतें हैं, तीन खुसूसियात हैं। नंबर 1, इट हैज टू बी अ क्लोज्ड सरफेस। नंबर 2, ऑफ एनी शेप। एंड नंबर 3, प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एनी शेप का मतलब रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर, स्फीयर भी हो सकता है, दैट इज आल्सो गॉसियन, ठीक है। किसी भी शेप का मतलब इट कैन बी एनी शेप, वेदर रेगुलर और इरेगुलर। तो क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक ऐसा सरफेस है जिसपे वो अप्लाई हो सकती है। क्या? गॉसेस लॉ अप्लाई हो सकती है, लिहाजा उसका नाम पड़ा क्या? गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो क्योंकि ये क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड पर गॉसेस लॉ अप्लाई हो सकती है, लिहाजा उसका नाम है गॉसियन सरफेस। और ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a Gaussian surface.
कोई भी गॉसियन सरफेस हो, कोई भी क्लोज सरफेस हो, एनी शेप, उससे गुजरने वाला फ्लक्स आप निकाल सकते हैं बाय नोइंग ओनली वन थिंग। क्या? सिर्फ एक चीज मालूम होनी चाहिए टू फाइंड द फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस। क्या? चार्ज। क्यों? नेट चार्ज पता होना चाहिए, बस सिर्फ नेट चार्ज पता होना चाहिए, कुछ भी नहीं, यू गेट द फ्लक्स। तो अगर आपको एक सरफेस के अंदर बंद चार्ज की वैल्यू मालूम है, एक चार्ज है, 10 चार्जेस हैं, आप नेट चार्ज निकालें, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कीजिए, यू गेट द आंसर फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है? दूसरी बात, यहां पर ये गलती अक्सर बच्चे करते हैं कि ये प्लस के बाद डैश डैश लिखते हैं, फिर प्लस लगाने भूल जाते हैं। अगर आपने डैश डैश के आगे और पीछे प्लस नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि अगर आप बाद में नहीं लिखा इसका मतलब Qn इन सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर शुरू में नहीं लिखा तो इसका मतलब Q3 इन सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, हालांकि ये सब ऐड हो रहे हैं। तो ये डैश 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 के आगे और पीछे प्लस लगाना जरूरी है। ये वो पॉइंट्स हैं जिसपे मार्क्स कट जाते हैं इम्तिहान में डेरिवेशन के। ठीक है? ओके और नॉट? अच्छा, 2-3 बातें जरूरी आपसे करनी है। आपने नोट किया, कल मैं क्लास नहीं ली, मैंने नहीं नोट किया। कल क्लास थी ना मेरी स्केड्यूल में, मैंने नहीं ली क्योंकि मैं बहुत उदास था। आई वॉज हर्ट। उदास नहीं था, हर्ट था। और जब उदास होता हूं तो मुझसे पढ़ाया नहीं जाता। और हर्ट इसलिए था कि मैंने एक होमवर्क दिया था, उस होमवर्क को 1/3 लोगों ने सॉल्व किया, 2/3 ने कोई जवाब ही नहीं दिया, 2/3 ने चीटिंग भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, कोई अहमियत ही नहीं दी कि भाई सर ने काम दिया है कि याद करना है, याद करके लिखना है, लिखने के बाद इसकी तस्वीर लेके मुझे भेजनी। अगर आप अपने क्लास वर्क की तस्वीर लेके भी भेज देते होती तो वो चीटिंग, बहुत बुरी बात होती, लेकिन कम से कम मुझे होता मेरी बात मान ली। लेकिन 2/3 लोगों ने कुछ भी नहीं जवाब दिया, कोई अहमियत ही नहीं है, याद किया नहीं किया ये भी मस्त पता नहीं। तो भाई जब हम आपके लिए इतनी एफर्ट करें तो आपको भी कम से कम उतनी एफर्ट अपने लिए जरूर करनी चाहिए जो हम आपको कह रहे होते कि कीजिए, क्योंकि दिस इज द एफर्ट व्हिच ओनली इज गोइंग टू बेनिफिट यू। इसी तरीके से बार बार हम एक बात बता रहे हैं सबको कि जी आप अपना कैमरा ऑन कीजिए, क्लास अटेंड करनी है, योर कैमरा मस्ट बी वर्किंग। लेकिन अभी भी 1/3 बच्चे ऐसे हैं जिनके कैमरे ऑफ होते हैं। चलिए, कभी की प्रॉब्लम है, कभी कोई मसला आ गया, वो एक अलग है, वो आप मैसेज करके बता सकते हैं कि सर आज ये मसला है। लेकिन आपको पता है जिसने जो हैबिचुअल है बात ना मानने का वो नहीं मानेगा, और जो रेगुलर है वो पता चल जाता है कि जब कभी कोई मसला होगा तो हमें भी पता चल जाएगा, उन्हें भी पता चल जाएगा। तो अगेन दिस इज अनदर थिंग व्हिच इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस ऑन मी। मुझे मजा नहीं आता, मैं स्क्रीन आपको दे दूं, मैं साइड पे बैठ जाऊं, मैं पढ़ाता रहूं, मुझे क्या जरूरत है इतनी एफर्ट करने की, इतनी मेहनत करने की, हिलने जुलने की, आपके लिए 3D ऑब्जेक्ट्स लाने की। मैं साइड पे बैठ जाऊं, आराम से आईपैड लूं और आईपैड की स्क्रीन शेयर करूं उस पर आराम से। अच्छा बच्चों, गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट लिखें, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप, तो मैं तो पढ़ा लूंगा, मेरे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। यही टॉपिक जो मैं 2 घंटे में पढ़ाता हूं, मैं 15 मिनट में पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, मुझे मजा नहीं आएगा, मेरा मिजाज नहीं है। तो अगर मैं ये सब कुछ कर रहा हूं, एक टीचर होना आसान नहीं है। अगर मैं ये सब कुछ कर रहा हूं, अगर मैं क्लास में कोशिश करता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट भी बने, आप अटेंटिव भी रहें, कभी थोड़ा मजाक भी कर लिया, कभी जोकर भी बन गए, कभी क्लाउन भी बन गए, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं कोई, अगर आप अपने ऊपर रखकर सोचे कि जी आपको ये सब कुछ करना पड़े कैमरे पे और फिर यूट्यूब पे लाइव भी डाल दिया, पूरी दुनिया देखे, तो सर सफी यू कर रहे हैं। लेकिन नहीं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट मैं नहीं हूं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट है, ये जिस तरह समझ लें, ये जिस तरह इंटरेस्ट ले लें, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी। बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फॉर योरसेल्फ एज वेल, कि आप अपने लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको हर थोड़ी देर बाद, चाहे वो आपकी अम्मी क्यों ना हो, दरवाजा खोल के कुछ कहें और आप उनसे बातें करें, इधर क्लास चल रही है, इधर बातें चल रही है,
अब काफी स्टूडेंट्स के साथ ये हो रहा है, काफी स्टूडेंट्स के साथ ये हो रहा है, तो यू आर नॉट एबल टू डू जस्टिस टू योरसेल्फ। मैं तो बाद में डिस्टर्ब होऊंगा, पहले आप खुद डिस्टर्ब हो रहे, आप खुद जस्टिस नहीं कर रहे। क्यों नहीं हो रही? ये कहना बहुत आसान है, सर हम क्या करें, हमारे घर वाले मानते नहीं। ओ भाई, घर वालों को मनाना आपका काम है, आप मना सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अपने लिए रूल बनाइए, अपने घर में इंप्लीमेंट कीजिए कि जी मेरी क्लास होगी जितनी देर, मैं कोने पे, ये मेरा कोना है, मुझे इस कोने में कोई डिस्टर्ब न करे। अगर कोई उस कमरे में और है, और अगर आपके घर में कोई और कमरा नहीं है, 10 लोगों को भी बैठा खामोश बैठा, बिल्कुल उस दिन नहीं माने, कैमरा बंद कीजिए, क्लास छोड़िए, उनसे लड़िए जाके बैठ, कहेंगे हो क्या रहा है, कुछ तो करे ना भाई अपने लिए। आराम से बीच में बातें भी करें, जी उधर से सर ने पूछा है, जी सर, अच्छा अच्छा। भाई ऐसा नहीं होता। कोई किसी की बिल्ली बैठी है उसके साथ, बिल्ली से खेलना है, वो भाई बिल्ली से खेलने क्लास लेना है। किसी की अम्मी आ रही है, झांक झांक के जा रही है, भाई बता दो खुदा के वास्ते, हमारी क्लास का टाइम, हम किसी और से चैटिंग नहीं कर रहे। तो ये चीजें प्लीज करेक्ट कीजिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू डिस्टर्ब योर अंडरस्टैंडिंग एंड दिस इज गोइंग टू डिस्टर्ब माय मेंटल कंसंट्रेशन। अगर आपको अच्छा पढ़ना है, एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर माय क्लास, दिस इज फॉर एवरीबॉडी एल्स। ठीक है, मुझे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए बहुत आसान है कि जो बच्चे क्लास में कैमरा नहीं खोल रहे, 10-15 बच्चे ऐसे हैं कांस्टेंट, मैं उनको सबका आउट कर दूं, मैं किसी को ना लेने दूं क्लास। बहुत आसान है ना, लेकिन आई एम नॉट डूइंग इट। व्हाई? बिकॉज योर सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एक दिन भी मैंने आपको क्लास से 10 मिनट के लिए आउट किया, यू विल बी हर्ट हियर। लेकिन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है मेरी बात, ये देखना है मुझे। तो प्लीज थिंक अबाउट इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओन लर्निंग, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि हमें इस तरीके से, अजीब और गरीब तरीके से कितने दिन और कितने महीने और कितने साल और पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप इसको अपने लिए सीरियस नहीं बनाएंगे और मैटर ऑफ जोक बना के रखेंगे, then it will not work for you। आपको कोई फायदा नहीं है घंटों बैठने का, फिर ये क्लासें लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लर्निंग आपकी 1/3 से भी कम रह जाएगी। इफ यू वांट टू हैव लर्निंग, प्रॉपर लर्निंग कीजिए और तरीके से कीजिए, सीरियस लीजिए, बात को सुना करें, समझा करें। आज का होमवर्क है जो गॉसिप लॉ में हमने आज पढ़ा है, उसको वर्ड बाय वर्ड याद करना है, वर्ड बाय वर्ड याद करना है, और उसके बाद उसको अपनी हैंड राइटिंग में 2 दफा लिखना है। छोटा काम है ये, 20 मिनट में हो जाएगा, लेकिन 2 दफा लिखना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन। ये ऑलमोस्ट एवरी अदर ईयर इस पे सवाल आता है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर सवाल आता है, या स्टेटमेंट पर, या न्यूमेरिकल आएगा, या एप्लीकेशन आएगी। लाजमी है कि सवाल आएगा। समझे बोर्ड का पेपर आउट कर दिया मैंने आपके लिए कि गॉसिप लॉ का सवाल आएगा, तो इसको 2 दफा आपने याद करके अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।